जोहर साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। मैंने अपने कई सारे वीडियो में यह बात दोहराते रहा हूँ कि इस दुनिया में आदिवासी सबसे सुरक्षित जगहों में निवास करते हैं, प्राकृतिक आपदा के दृष्टि से और मिनरल्स के मामले में भी सबसे समृद्ध जगहों पर उनका रहवास है। विश्व के उन सभी रहवासों में जहाँ आदिवासी सदियों से रह रहे हैं, उन्हें कीमती अयस्कों के दोहन के लिए शोषण किया जा रहा है और किया जाता रहा है, और आंदोलन भी लगातार चलते रहे हैं और चल रहे हैं। आज मैं उत्तरी आंध्र प्रदेश के चेलम पहाड़ी की रक्षा की लड़ाई को आपके सामने ला रहा हूँ। इस इलाके में वनों पर आश्रित सावरा और जटापू आदिवासी समुदाय रहते हैं। उस पहाड़ी क्षेत्र में एपीजेनको की 3200 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल कोयला ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। इस पर टी अप्पला नायडू उत्तरी आंध्र प्रदेश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक की गतिशीलता का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट द हिंदू में छपी है, जहां स्थानीय आदिवासी समुदाय इस परियोजना से होने वाले पर्यावरणीय व्यवधान के खिलाफ व्यापक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 11 सितंबर 2025 को आदिवासी दंपति सवारा मिन्ना राव और उनकी पत्नी रानी के लिए खेतों में एक और व्यस्त दिन था, जिन्होंने अपनी सुबह की शुरुआत चेलम पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित अपने 1 एकड़ के कपास के बागान में कीटनाशक का छिड़काव करके की। आसपास के गांव में भी यही नज़ारा था, जहां सवारा जनजाति के आदिवासी किसान, जिन्हें आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कपास, मक्का और धान के खेतों में खेतीबाड़ी में व्यस्त थे। हालांकि सुबह करीब 11 बजे 40 वर्षीय श्री मिन्ना राव ने अपने खेत के ऊपर एक ड्रोन उड़ता देखा और शक जताया कि सरकार ने उनकी जानकारी के बिना ड्रोन सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने साथी ग्रामीणों और किसानों को फ़ोन पर इसकी सूचना दी। श्री मिन्ना राव ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे एक विशाल ड्रोन मेरे कपास के खेत के ऊपर से उड़ रहा था। मेरी पत्नी ने उसे हमारी चेलम पहाड़ियों की ओर बढ़ते देखा। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने 9 सितंबर को भी ऐसा ही नज़ारा देखा था। दोपहर तक चेलम पहाड़ी की सवारा और जटापू जनजातियों ने सारोबुजली मंडल के वेनेलावलासा गांव के बाहरी इलाके से ड्रोन का संचालन कर रहे अधिकारियों के एक समूह का पता लगा लिया। जटापू जनजाति के श्री बदंगी सुरेश डोरा ने कहा कि हमने दोनों अधिकारियों का पता लगा लिया और स्थानीय पुलिस को सूचित किया, जो तुरंत मौके पर पहुंची और ड्रोन को जब्त कर लिया। हम बिना अनुमति के अपनी ज़मीन और हवा में किसी भी तरह का सर्वेक्षण नहीं होने देने के लिए दृढ़ हैं, उनका ये कहना था। आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में एपीजेनको कह रहे हैं, उसके द्वारा जनवरी में घोषित चेलम पर्वत श्रृंखला को 3200 मेगावाट क्षमता के महत्वपूर्ण कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए चुने जाने के बाद सवारा और जटापू आदिवासी चिंता में हैं। उस संयंत्र की अनुमानित लागत 30,000 करोड़ बताई गई है। सरकारी स्वामित्व वाली इस कंपनी ने जनवरी में एक स्थल निरीक्षण के बाद अपने प्रस्ताव का खुलासा किया था, जिसके बाद श्रीकाकुलम जिले के बुर्जा और सारोबुजली मंडलों में फैली चेलम पहाड़ियों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यह पहाड़ी श्रृंखला संविधान की 5वें अनुसूची क्षेत्र और गैर 5वें अनुसूची क्षेत्र, जहां यह परियोजना प्रस्तावित है, के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्र के बीच सीमा रेखा का काम करती है। मतलब यह दोनों सीमाओं के बीच वाला इलाका है। चेलम पर्वत श्रृंखला उत्तरी आंध्र प्रदेश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, जहां स्थानीय आदिवासी समुदायों ने विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक फसलों की खेती करके इसकी कृषि क्षमता का दोहन किया है। साल भर में वे कपास, मक्का, काजू, आम, हल्दी, अदरक, झाड़ू घास, केला और अनानास की खेती करते हैं। साथ ही वन उपज शरीफा और कटहल भी इकट्ठा करते हैं, जिन्हें वे सारोबुजली में बेचते हैं। सूत्रों के मुताबिक सितंबर की शुरुआत से ही किसी भी अधिकारी ने क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर अध्ययन के लिए कदम नहीं उठाया, क्योंकि 26 गांवों में रहने वाले सावरा और जटापू आदिवासी समुदाय प्रस्तावित परियोजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। प्रस्तावित क्षेत्र में गैर आदिवासी और दलितों की आबादी वाले 10 से ज़्यादा गांव का भी उन्हें समर्थन प्राप्त है। वहां की आदिवासी समुदायों में शादी की रस्मों के तहत महुआ के पेड़ की एक टहनी दुल्हा दुल्हन के घरों के सामने उत्सव की शुरुआत के प्रतीक के रूप में रखी जाती है।
अब जब इस परियोजना से जंगल प्रभावित होंगे तो बिजली संयंत्र से होने वाले प्रदूषण के कारण महुआ के पेड़ मर सकते हैं। फिर वे इन टहनियों को कहाँ से लाएंगे? वे जंगल से अलग होने को तैयार नहीं हैं, जो उनके जीवन का आधार रहा है। पूरा गांव कृषि पर निर्भर है। बिजली संयंत्र वायु और जल प्रदूषण के कारण पर्यावरण और जलवायु परिस्थितियों में बदलाव लाएगा और आदिवासी अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं और न ही पुनर्वास के लिए वे सहमत हैं, क्योंकि जब हटना ही नहीं है तब किस चीज़ का पुनर्वास। जिस सरकार को हम आप वोट से चुनते हैं और जब सरकार अस्तित्व में आ जाती है तब देखिए क्या स्थिति होती है। सावरा आदिवासी 1 दशक से भी ज़्यादा समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि वह चेलम पहाड़ियों से होकर एक नहर बनाएं ताकि वंशधारा एक नदी है का पानी उनके खेतों तक पहुंच सके। सावरा, जटापू और गैर आदिवासी किसानों ने वंशधारा का पानी चेलम पहाड़ियों तक लाने के लिए एक शाखा नहर बनाने की अपील की थी, लेकिन अपील अनसुनी कर दी गई और अब राज्य सरकार प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र को आगे बढ़ाने के लिए वंशधारा नदी के पानी की दिशा बदलने को तैयार है। ये तो स्थिति है। पूंजीपतियों और नौकरशाहों की मानसिकता को श्रीकाकुलम के जिला कलेक्टर स्वप्निल दिनाकर की बातों से आप समझ सकते हैं। उनके अनुसार चेलम पर्वत श्रृंखला को इसके भौगोलिक लाभों के कारण सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के लिए चुना गया है। आगे वे कह रहे हैं कि जिले को अपने बिजली की मांग को पूरा करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भी इस परियोजना की आवश्यकता होगी। यानी अभी सफिशिएंट बिजली है, लेकिन सरकार को किसी पूंजीपति को मालामाल करना है, इसीलिए नैरेटिव पेश किए जाते हैं। मूलपेटा बंदरगाह और श्रीकाकुलम रोड रेलवे स्टेशन के निकट होने के कारण परियोजना स्थल की उत्पादन लागत न्यूनतम होने की बात कही। देखिए, ये लोग इस परियोजना के लिए बैंकों से हमारे आपके पैसों को ही लोन से लेंगे। कई तरह की रिबेट उन्हें मिलेगी, मशीनों पर, ज़मीन पर, फिर भी लागत को न्यूनतम करना है और जनता को महंगाई से कोई राहत नहीं मिलती। जैसे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से पैसा गडकरी के लड़के बना रहे हैं, लेकिन जनता तो 100 रुपये प्रति लीटर ही पेट्रोल खरीद रही है। आप बातों को समझ रहे होंगे। यह परियोजना आमदा लौलसा विधानसभा क्षेत्र में आती है, जिसका प्रतिनिधित्व टीडीपी विधायक कुना रवि कुमार करते हैं, जिन्होंने समय पर समर्थन का आश्वासन देते हुए परियोजना का स्वागत किया। मतलब नेता भी आप चुने और विस्थापन भी आप ही का हो। विधायक कह रहे हैं कि यह क्षेत्र हर लिहाज से बिजली संयंत्र के लिए उपयुक्त है। पहाड़ियाँ फ्लाई ऐश के जमाव में सहायक होंगी, जबकि बेने लौलसा में जलाशय वंशधारा नदी के पानी का भंडारण कर सकेगा। मतलब लोग जब नहर मांग रहे हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन वहाँ के जलाशय में वो भंडार कर सकेगा जब बिजली बनाएगा। तो यदि यह परियोजना बेने लौलसा क्षेत्र में स्थापित होती है तो संयंत्र की उत्पादन लागत लगभग आधी रह जाएगी, क्योंकि उड़ीसा के तलचर कोलफील्ड से श्रीकाकुलम जिले के मूलपेटा बंदरगाह तक समुद्री मार्ग से कोयला भेजा जा सकेगा। जिस तरफ प्रोजेक्ट की तरफदारी ये कर रहे हैं, उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कमीशन पहुंची होगी। आंध्र प्रदेश के आदिवासियों का एक नेटवर्क आदिवासी समक्षमा परिषद बुर्जा और सारूबुजली मंडलों में प्रस्तावित बिजली संयंत्र के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। इस पावर प्रोजेक्ट के चालू होने से आदिवासियों की संस्कृति, उपजाऊ जमीन और जल संसाधन नष्ट हो जाएंगे। सरकार ऐसी कोई भी परियोजना प्रायोजित कर सकती थी जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और सवारा और जटापू आदिवासी लोगों की आजीविका भी प्रभावित ना हो। ऐसा बिल्कुल संभव था, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए ऐसा नहीं करना चाहती। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 स्पष्ट करता है कि कोई भी परियोजना लागू करने से पहले आदिवासियों का जमीन का अधिग्रहण अंतिम विकल्प के रूप में देखना है, ना कि पहले विकल्प के रूप में। यह सब सिर्फ कानून की किताब की बातें मात्र रह गई है। असली बात तो यह है कि आदिवासी समुदायों को संघर्ष के लिए झोंक दिया जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारी पहचान हमारा संघर्ष है, और ये हकीकत है। आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी भी दे दी है।
श्रीकाकुलम जिले में मछुआरों के नेतृत्व में भारत के अग्रणी पर्यावरण आंदोलन हुए हैं। वहां भी 2 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का विरोध किया गया था। सोमपेटा काबिला, जहां नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2640 मेगावाट का विद्युत संयंत्र प्रस्तावित किया था, और काकरापल्ली का नौपाड़ा दलदल, जहां ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 2640 मेगावाट बिजली संयंत्र प्रस्तावित किया था। इन 2 अलग अलग आंदोलनों में पुलिस बलों ने 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी थी। 14 जुलाई 2010 को 3 प्रदर्शनकारियों को सोमपेटा में चल रहे काम को रोकने के लिए किए गए मार्च के दौरान गोली मारी गई, और अगले दिन राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण ने परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी रद्द कर दी थी। 2166 दिनों तक चले सोमपेटा आंदोलन का नेतृत्व पर्यावरण प्रदूषण समिति के बैनर तले किया गया था। उसी तरह 28 फरवरी 2011 को काकरापल्ली ताप विद्युत संयंत्र के विरोध को दबाने के लिए किए गए गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी। यह परियोजना 992 हेक्टेयर दलदली भूमि पर बनाई जानी थी। अगले ही दिन 1 मार्च को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उस स्थल पर काम रोक दिया। काकरापल्ली आंदोलन का नेतृत्व भावनापड़ू ताप विद्युत व्यातरिका पोराता समिति ने किया था। तो बहुत बड़ा नाम है। इन दोनों आंदोलन समूहों ने बेनेलौलसा थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ आदिवासियों के आंदोलन के लिए मार्गदर्शन और अपना समर्थन देने के लिए पहले ही सहमति दे दी है। इन समितियों ने स्पष्ट किया है कि वे बेनेलौलसा में महत्वपूर्ण कोयला आधारित बिजली संयंत्र के खिलाफ लड़ाई में आदिवासियों को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ताप विद्युत संयंत्र एक पर्यावरणीय आपदा होगी, जिससे आसपास की हवा और प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण होगा। ऐसी परियोजनाओं को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आज वैकल्पिक ऊर्जा का ज़माना है, जिसमें सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी की बात होती है, लेकिन जब आदिवासियों का जल, जंगल और ज़मीन कब्जाना हो तो ऐसे परियोजना भी लाभकारी बता दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आदिवासी होना ही अपराध हो। आदिवासियों का जल, जंगल और ज़मीन लूटना मानो इन लोगों का अधिकार हो गया हो। तो आधुनिक भारत में आदिवासियों की इस स्थिति के लिए कॉरपोरेट और पूंजीपति सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन क्या आदिवासी समुदाय की बड़े स्तर पर गोलबंद नहीं होना भी इसका कारण है? एक बार सोच कर देखिए। सिर्फ आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी करने मात्र से आप आदिवासी नहीं होते हैं। आपकी जल, जंगल और ज़मीन गिरवी रखी जा रही है, और आप खबरों में आदिवासियों के विस्थापन और शोषण की कहानी कब तक देखते रहेंगे? जागिए और दूसरों को भी जगाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।